द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। आप लोग हमारे साथ जो यूपी सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, उसका अगला प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। इसमें भी हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे। और पहला पोर्शन जो लिया गया है वो हिंदी का लिया गया है। इसमें पहले 1 से 5 प्रश्न जो देखने के लिए मिलेंगे आपको, ये गद्यांश से दिया गया है। गद्यांश को सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे, इसको हमारे द्वारा जो है पहले ही पढ़ लिया गया है। उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं और आराम से वीडियो को, जो नहीं पढ़ पा रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके रोक करके आराम से पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। ये दूसरा पैराग्राफ्स है, इसको भी आराम से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न में पहला ही प्रश्न अगर देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है जिसमें, तो चलिए देखते हैं कैसे जो है पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है हमारी शिक्षा में। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। ठीक, तो ऑप्शन पढ़िए। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो जिसमें, यही हमारी शिक्षा के पाठ्यक्रम में आवश्यकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ सेकंड प्रश्न की तरफ, दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तो कहा गया है हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए। आप लोग पैराग्राफ पढ़े हैं उसके हिसाब से ऑप्शन बताना है, यहाँ अपने मन से कुछ नहीं करना है। ठीक, चलिए बताइए। तो हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ जो जुड़ना चाहिए वो किस प्रकार से जुड़ना चाहिए। तो भारतीय नव्य समाज शास्त्र से जुड़ना चाहिए। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरे प्रश्न में भी स्पष्ट है, ऑप्शन और क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें कहा गया है हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उसमें क्या है, ऑप्शन पढ़िए। जैसे कि विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है, सामयिक जीवन निरंतर प्रवाहित होता है रहता है। फिर अगला है सी ऑप्शन, भारतीय इतिहास और दर्शन का ज्ञान निहित होता है। अगला डी ऑप्शन में है भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग पढ़े होंगे पैराग्राफ्स को अच्छे से तो देखने के लिए मिला होगा कि भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में है शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम उन्हें किस प्रकार से स्थान या कैसे देखते हैं। ये चलिए देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही होता है। तो कमेंट करके आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को बताते रहेंगे। तो देखिए, विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर जो अंतर बढ़ने का कारण है, यही इसका कारण होगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है गद्यांश का सबसे अधिक जो उपयुक्त शीर्षक है वो कौन सा है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, या फिर शिक्षित जन और सामान्य जनता है। अगला है शिक्षा का माध्यम होना है। तो इसका जो गद्यांश था उसका उपयुक्त जो शीर्षक है वो कौन सा है। पांचवी का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम ही इसका उपयुक्त शीर्षक है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होने के साथ छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठे प्रश्न में है कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है या मगधी है। माफ कीजिए, मगही लिखी गई है। डी ऑप्शन में मगही है। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो कि पूर्वी बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ये बताना है। 6 नंबर में ये मगही जो है ऑप्शन नंबर डी, ये इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो आती कौन सी है, अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे बात करते हैं मगही किसके अंतर्गत आती है। तो ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मगही। मैथिली भी होती है, भोजपुरी भी होती है। ठीक, तो ये बिहारी के अंतर्गत आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होने के साथ सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है कौन सा जो है
काटना का तत्सम शब्द है? कटन है, कटित है, कर्तन है या कटित है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। कमेंट करके आप लोग आंसर को बताते रहेंगे और पूरा प्रश्न सॉल्व करने के बाद अंत में जरूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही मिल रहे हैं। ठीक, तो चलिए 7वें का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? तो इसका काटना का जो तत्सम होगा वो कर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न में है चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मयंक है, इंदु है, सुधांशु है या सरोज है? तो इसमें नहीं पूछा गया है। चंद्रमा का पर्यायवाची 3 है, एक नहीं है, उसी को ढूंढना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा चंद्रमा फिर सही हो जाएगा। सरोज जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सरोज जो होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ डी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 9वें नंबर पे, और इसमें है संयुक्त व्यंजन को ढूंढना है। कौन सा संयुक्त व्यंजन होता है? तो 3 प्रकार के व्यंजन जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन, तात्पर्य है कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक, तो इसमें एक ढूंढना है कौन सा है इसमें। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ज्ञा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। जो जा के नीचे हलंत और उसके बाद प्लस इया से मिलकर ये शब्द बना हुआ है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ छा भी होता है और त्रा भी होता है। तो ये तीनों शब्द जो होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री राधा होगा, इति श्री होगा, विनाश होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? 10 श्री गणेश का विलोम शब्द बताना है। अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे श्री गणेश का विलोम शब्द यानी अपोजिट जो होगा वो इति श्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न में अविकारी शब्द को ढूंढना है। माफ़ कीजिए, ढूंढना ही नहीं है। अविकारी शब्द जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है या फिर विशेषण कहा जाता है? तो ये जो अविकारी शब्द होते हैं उनको अव्यय शब्द कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अविकारी शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसके लिंग, वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आ है, का है, इक है, सिक है। तो यहाँ पे ये शब्द जो लिखा गया है आंशिक, इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे इक प्रत्यय का अंश में इक लगाकर आंशिक बनाया गया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। और 13वें प्रश्न में छंद से प्रश्न लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? दोहा है, सोरठा है, चौपाई है या इनमें से सभी हैं? अच्छा प्रश्न है। और आप लोग का प्रश्न भी जो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। आप लोग ऐसे ही कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहें। तीसरे ऑप्शन 13वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सममात्रिक छंद के अंतर्गत जो आता है वो चौपाई होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका चौपाई राइट आंसर हो जाएगा। सी सही होने के साथ बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न में है गुरुदेव शब्द में समास कौन सा? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है या फिर कर्मधारय समास होगा? गुरुदेव में समास ढूंढना है। अच्छा प्रश्न है, कमेंट करके आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। गुरुदेव शब्द जो समास है ये कर्मधारय होगा। इसी के साथ 15वें पे चलते हैं और इसमें पूछा गया है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प कौन सा होगा? जैसे सु प्लस उक्ति में जो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? इसका शक्ति बन जाएगा, शेक्ति बन जाएगा, सूक्ति बन जाएगा या फिर शाक्ति बन जाएगा? तो सु प्लस उक्ति का संधि विच्छेद जो होगा ये सूक्ति का होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक, इजी प्रश्न था इसलिए बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होने के साथ बढ़ते हैं संस्कृत के पोर्शन पे। संस्कृत के ऑप्शन को हम जो है बताते हैं, आप लोग इससे गद्यांश को पढ़ लेंगे। ये गद्यांश लिखा गया है। ठीक, चलिए ये पढ़ लिए होंगे, इसको भी पढ़ लीजिएगा।
बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आप लोग का कमेंट मिला है कि संस्कृत के जो है ऑप्शन को केवल बता दिया करें, तो चलिए ऑप्शन के को बता देते हैं प्रश्नों के। तो 16 नंबर के प्रश्नों का ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन सही है सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। ठीक, 200 इसमें सही हो जाएंगे। गद्यांश आप लोग पढ़े हैं, मिलान कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 17 के बाद 18 पे चलते हैं। 18 नंबर में सही होगा ऑप्शन नंबर बी। उसी के साथ 20 ऑप्शन के साथ 19 नंबर पे चलते हैं। 19 नंबर में सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अच्छा प्रश्न था। 19 के बाद 20वें प्रश्न को देखते हैं। तो 20वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 21 नंबर पे चलते हैं। 21 नंबर में सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 22 नंबर को देखते हैं तो इसमें भी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मिलान करते चलिए आप लोग, ये तो ग्रामर का पोर्शन है, आप लोग को मालूम ही होगा, मिलान करते रहिएगा। तो यहाँ पे 23 नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे 23 नंबर में जो ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 24 पे चलते हैं। स्पर्श व्यंजन के वर्ग कितने होते हैं, तो चलिए बताइए 24 नंबर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 5 होते हैं, जिसको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, चलिए ये हिंदी में भी और संस्कृत में ही समान होते हैं। तो यहाँ पे 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 25वें प्रश्न में पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पवित्र का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो प्लस इत्रम हो जाएगा पवित्रम का। ठीक, चलिए इसके बाद इंग्लिश के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें भी 26 से लेकर के 30 नंबर के प्रश्न जो देखने के लिए मिलेंगे ये आपको पैराग्राफ्स से मिलेंगे। पैराग्राफ्स को पहले आराम से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को देखा जाएगा। चलिए आप लोग पढ़िए इसको, उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए हो गया होगा, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हो गया होगा। यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं आप लोग तो वीडियो को पॉज करके रोक करके आराम से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है आंसर को देखिएगा, क्वेश्चन आंसर को। चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है। तो इसमें पहला ही प्रश्न है, ईच हाइव इज अ कॉमनवेल्थ मीन्स दी हाइव। तो चलिए बताइए इसमें हाइव शब्द जो लिखा गया है कॉमनवेल्थ का, इसका मीनिंग क्या होगा इसमें 26 नंबर में। तो यहाँ पे पैराग्राफ्स के अनुसार ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। ठीक, तो इज सेल्फ गवर्निंग जो है इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 27 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मिलान कर लीजिएगा सी ऑप्शन सही होने के साथ। बढ़ते हैं 28 नंबर की तरफ, और 28 नंबर में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सी ऑप्शन 28 नंबर भी बिजी टॉयलिंग ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29 नंबर का प्रश्न जो है ऑप्शन के साथ देखते हैं। थोड़ा लंबा प्रश्न है, ऑप्शन भी दिख रहा होगा। चलिए उम्मीद है, यदि नहीं दिख रहा है तो आप लोग जो है वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए, स्पष्ट दिखने लगेगा। ठीक, तो 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो सही होगा वो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 30 नंबर के प्रश्नों पे। अगला 30 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही होने के साथ 31 नंबर पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये एक पुस्तक का नाम लिखा गया है किंग लियर, तो इसके लेखक कौन है ये बताना है। बी ऑप्शन विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है ये। ठीक, बी ऑप्शन सही होने के साथ 32 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर में एक सेंटेंस लिखा गया है, माई फ्रेंड सेड कामा, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। तो इसमें जो है आपको करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म में बदलना है। चलिए देखते हैं कौन सा होगा इसका ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी अगर देख रहे होंगे, पढ़े होंगे, तो माई फ्रेंड्स इंसिस्टेड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 33 नंबर की तरफ, और इसमें लिखा गया है नाउन फ्रॉम ऑफ वर्ड डिपार्ट।
33 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कमेंट करके आप लोग आंसर को लिखते रहें। तो डी ऑप्शन इसका डिपार्चर राइट आंसर हो जाएगा। एक माफ़ कीजिए, हाँ सी ऑप्शन इसका डिपार्चर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अच्छा सही था। अगला प्रश्न 34 नंबर में, इसमें एरर आपको ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी और डी है। आप लोग बताइए किसमें एरर है। यदि एरर नहीं है तो अच्छा, इसमें नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं लिखा गया है, एरर ही है। बताइए कौन सा इसमें एरर होगा। 34 नंबर में ऑप्शन नंबर सी में एरर है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, आई एम हेयरिंग ऑप्शन नंबर ये सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35 नंबर में, 35 नंबर को पहले प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए आराम से। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। इसमें जो है सेंटेंस लिखे गए हैं, तो 2 सेंटेंस लिखे गए हैं। इसमें आपको जो अंडरलाइन सेंटेंस अंडरलाइन किया गया है उसके विषय में बताना है। जैसे कि पहले वाले में लिखा गया है बिगनिंग, दूसरे वाले में लिखा गया है, एक मिनट, पहले वाले में बिगनिंग है, दूसरे वाले में ट्विस्ट है। तो इसमें ये क्या होगी ये बताना है। तो यहाँ पे ये जो ब्रेक शब्द लिखा गया है, यूज ब्रेक फॉर बोथ अंडरलाइन पार्ट। ठीक, तो ये अंडरलाइन पार्ट जो है ये दोनों, जैसे बिगनिंग है ट्विस्ट है, इसका मतलब होगा ब्रेक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है सिनोनिम्स बताना है। कैजुअल का जो है सिनोनिम क्या होगा। तो कैजुअल का जो सिनोनिम्स होगा वो कोएक्स होगा। ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर होगा कोएक्स। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर में है व्हिच इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग की अच्छी क्वालिटी कौन सी नहीं है ये बताना है। 37 का ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। ठीक, यही जो है इसकी सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ 48 नंबर पे चलते हैं। 48 नंबर में है रिमीडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर में आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर को देते रहें फटाफट, थोड़ा तेज़ी के साथ बढ़िए, अन्यथा वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग भी बोर होते रहते हैं, बोर हो जाते हैं। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीचिंग एंड टेस्टिंग। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा इसका। इसी के साथ 39 नंबर को देखते हैं। 39 नंबर में है, ऑप्शन थोड़ा बड़ा है, इसको पढ़ लीजिए। ये एजुकेशन के ऊपर जो है लिखा गया है, तो चलिए ऑप्शन भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कंपलसरी एजुकेशन एक्ट ला जो आया था वो कब आया था ये बताना है। तो ये 1 अप्रैल 2010 को आया था इंडिया में। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। माफ़ कीजिए, डी नहीं होगा, सी होगा, 1 अप्रैल 2010। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट आंसर। सही आंसर को ढूंढना है। व्हाट इज रोट लर्निंग। तो रोट लर्निंग क्या होता है। 40 नंबर का पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन सही होने के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम लोग विज्ञान के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो इसका पहला ही प्रश्न अगर देखा जाए तो पहले प्रश्न में है आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। समतल अवतल लेंस होता है, या फिर अवतल लेंस होता है, या फिर उत्तल लेंस होता है, अगला बेलनाकार लेंस होता है। 41 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा। आवर्धक लेंस के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आवर्धक लेंस जो होते हैं ये उत्तल लेंस होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें आवर्धित छवि जो बनता है, ठीक, इसमें जो है आवर्धित छवि बनता है, ये उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्नों की तरफ। 42 नंबर प्रश्न में है कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं। अच्छा प्रश्न है ये, आज के प्रश्न ये सारे लाइट के प्रश्न, तरंग के प्रश्न हैं। ठीक, चलिए बताइए कौन सी तरंग जो होती है उसको ध्रुवित की जा सकती है। जैसे कि वायु में ध्वनि तरंगे, एक धागे पर अनुदैर्घ्य तरंगे, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, या फिर प्रकाश तरंगे।
42 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? तो ध्रुवित तरंगों की बात किया गया है जिसको ध्रुवित किया जा सकता है, तो ये होती हैं प्रकाश तरंगें। भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जिसको ध्रुवित किया जा सकता है। बात करते हैं अगर ध्रुवित का, तो ध्रुवीकरण का तात्पर्य होता है कि कंपनों को एक ही तल में निरूपित करना ही जो है ध्रुवीकरण कहलाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। इसी के साथ 43 नंबर प्रश्न है, किस रंग का प्रकाश किस रंग से प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? कौन सा रंग है कि जब प्रकाश जो है जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? पीला है, हरा है, बैगनी है या लाल है? ऐसा है सीधा, कौन से रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? तो यहाँ पे लाल होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 44, यहाँ पे वह एंजाइम जिससे दूध का दही में जमा हो जाता है, या कह सकते हैं जिससे दूध जो है दही में बदल जाता है, वो कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन है, पेप्सिन है, रेजिन है या फिर साइट्रेट है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कमेंट करके आप लोग बताइए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर होगा। रेनिन एंजाइम के कारण दूध जो है दही में बदल जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला ही इसका राइट आंसर होगा, रेनिन। इसी के साथ 45 पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें पूछा गया है कि प्रबल विद्युत अपघट्ट वह होते हैं जो, चलिए 45 नंबर को देखते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन था, हमें लग रहा था कि 43 क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट आंसर होगा? जो कि प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका उच्च सांद्रता पर भी आयनों में विघटित हो जाते हैं, ये इसी को ही प्रबल विद्युत अपघट्ट ये इसी प्रकार से होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में है, समपरासरी विलयनों में, उसके बाद फिर स्पेस है, समान होता है। तो क्या समान होता है? वाष्प दाब समान होता है, परासरण दाब समान होता है, क्वथनांक समान होता है या फिर हिमांक समान होते हैं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कमेंट करके आप लोग आंसर को बताएंगे। तो वह विलयन जिसमें समान परासरण दाब होता है उसी को परासरी विलयन कहा जाता है। तो परासरण दाब ही इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 47 की तरफ। 47 में है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न है। लिम्नोलॉजी कहलाता है, हर्पटोलॉजी कहलाता है, मिलकोलॉजी कहलाता है या फिर ऑर्निथोलॉजी कहलाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया और रक्त का कैंसर किसी असामान्य वृद्धि के कारण होता है? तो किसी के असामान्य वृद्धि के कारण ये जो रोग होते हैं ये होते हैं, ल्यूकेमिया या रक्त का कैंसर। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा? ये लाल रक्त कणिकाएं को ही आरबीसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और श्वेत रक्त कणिकाओं को ही डब्ल्यूबीसी के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये इसके पूरे फुल फॉर्म है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है प्लेटलेट्स, चौथा है प्लाज्मा। तो बताइए किसके कारण रक्त का कैंसर असमान वृद्धि कौन सा है जिसके बढ़ने से जो है रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया होता है? तो ये जो होता है ये श्वेत रक्त कणिकाएं जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती हैं इसके असमान वृद्धि के कारण होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर के प्रश्न को देखा जाए, इसमें है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? थाइमस है, यकृत है, अग्नाशय है या प्लीहा है?
49 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, जो कि सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? चलिए 50 नंबर का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? प्रोजेस्टेरॉन होगा, एस्ट्रोजन होगा, या फिर टेस्टोस्टेरॉन हो जाएगा, या फिर इंसुलिन होगा। ऑप्शन नंबर आपके स्क्रीन पे चारों दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो बात करते हैं पुरुष सेक्स हार्मोन्स की, तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन ये ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक। ध्यान रखिएगा, यही जो है पुरुष सेक्स हार्मोन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है ये गणित के पोर्शन का है। इसमें 20 प्रश्न जो होते हैं इसको जो है हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक। आप लोग जो हमारे साथ जोड़कर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि इसको जो है हमारे सर के द्वारा कराया जा रहा है। आप लोग जाके वीडियो को आराम से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं, और अगर नहीं सीखना चाहते, खुद लगाना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को फॉलो कर लीजिए और वहां से इसके सारे पीडीएफ को लोड कर लीजिए, जो कि 150 प्रश्नों का पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा, और वहां से आप आराम से सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए इसको स्किप करने के बाद बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। और अगला पोर्शन जो है हमारा पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है। इसका पहला ही प्रश्न इसमें पूछा गया है कि ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत, द्रविड़, पाली या फिर प्राकृत? ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो जिस भाषा का प्रयोग करते थे उस भाषा का नाम है संस्कृत। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन संस्कृत राइट आंसर होगा। इसी के साथ 72 की तरफ चलते हैं। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? अलाउद्दीन खिलजी से था, बाज बहादुर से था, महावत खान से था, या फिर जहांगीर से था? 72 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? तो मांडू की रानी जो रूपमती थी, इनका संबंध जो था वो बाज बहादुर की पत्नी ये थी, ठीक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये बाज बहादुर की पत्नी थी रूपमती, ठीक। चलिए बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है ये ढूंढना है। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके नेताजी को सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। इसी प्रकार से तो ये तो सही है। उसी के बाद अगला जब देखते हैं तो यहाँ पे सीमांत गांधी, जो सीमांत गांधी कहा जाता था वो किसको कहा जाता था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। नहीं, ये गलत है, ठीक। सीमांत गांधी जिसे कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था, ठीक। तो यहाँ पे यही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था, तो बी ऑप्शन इसका जो है, एक मिनट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बाकी सभी सही है, ठीक। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था, दीनबंधु CR एंड्रयूज को कहा जाता था, उसके बाद नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सीमांत गांधी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ना कह करके खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था, ठीक। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सा सही नहीं है? चलिए, गेहूँ जो है रबी की फसल है, चना जो है खरीफ की है, चावल जो है खरीफ की है, जौ, यहाँ जी लिखा है, जौ जो है रबी की फसल है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही नहीं है। 74, ये चना जो है ये खरीफ की फसल नहीं होती है, चना भी जो है एक रबी की फसल होती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे 75 पे। तो कर्नाटक मानी क्या होता है? लहरदार भूमि होती है, समतल भूमि होती है, उच्च भूमि होती है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग आज जान जाएंगे कर्नाटक का मतलब क्या होता है। अपने भारत में एक राज्य है कर्नाटक, तो इसका मतलब क्या होता है? चलिए देखिए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कर्नाटक की राजधानी क्या है। 75 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा, यहाँ पे कर्नाटक को जो जाना जाता है वो उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में रूर बेसिन
के नाम से विख्यात क्षेत्र किस देश में स्थित है? चलिए, रूर बेसिन जो है कोयला उत्पादन में जो विख्यात है उस किस देश में ये है, या किस देश में इस विख्यात है? भारत में है, जर्मनी है, फ्रांस में है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी को ही कोयला उत्पादन जहाँ होता है उसको रूर बेसिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होने के साथ बढ़ते हैं 77 की तरफ। इसमें है मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या होता है? तो खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का जो समाधान होता है, सबसे अच्छा उपाय या समाधान कह सकते हैं, तो ये जो होता है उसमें खेतों में जिप्सम का प्रयोग अधिक मात्रा में जो है किया जाता है, तो इसकी जो है खारापन या क्षारीयता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना। इसी के साथ अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता जिसको इंग्लिश में कॉमन सिविल कोड के नाम से जाना जाता है, किस राज्य में लागू है? अपने भारत का एकमात्र राज्य है जो लागू है, जो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जैसे जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है, गोवा है, मिजोरम है। ऑप्शन कौन सा सही होगा जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है? तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, गोवा में ये लागू है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी गोवा सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, मतदाताओं की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है अपना, बिहार है, राजस्थान है, या फिर गुजरात है? 79 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बात यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से है। देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा जो राज्य है वो अपना उत्तर प्रदेश ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे मतदाताओं की संख्या भी सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं, और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहीं पर सबसे अधिक लोकसभा और विधानसभा की सीट भी सबसे अधिक यहीं पे है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार देख रहे हैं? तो यहाँ पे जो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार देख रहे हैं वो उनका नाम है एम दामोदरन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इस समय इसके जो है ये अध्यक्ष जो हैं चेंज हो गए हैं। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है, क्या उनका नाम है जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, लेकिन ऑप्शन में जो है ये बी राइट आंसर होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो शिक्षण कौशल से लिया गया है। इसका पहला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वो क्या करे। चलिए ऑप्शन देखते हैं, क्या करना चाहिए या उसके अभिभावक को क्या परामर्श देना चाहिए। उसके अभिभावक को बताना चाहिए कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के माफ़ कीजिए, बी नहीं है, पहला ही ए ही है। ठीक, मुंह से निकल गया अभी। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें मदद करता है? ऑप्शन दिखाते हैं। चलिए, दिख रहा होगा, थोड़ा बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें लिखा गया है कि सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में ही इसका जो है महत्व होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं 83 की तरफ, और इसमें पूछा गया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सर्वांगीण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है? छोटा कर दें जिससे कि ऑप्शन आप लोगों को स्पष्ट दिखने लगे। चलिए, उम्मीद है कि ऑप्शन सारे दिख रहे हैं। हमें खेद है कि आप लोग को थोड़ा छोटा करके देखना पड़ रहा है, जिसे देखने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी। तो चलिए इसका ऑप्शन बताइए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सर्वांगीण विकास के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है? तो ये सबसे उपयुक्त होता है, ये उनकी रुचि से संबंधित कार्य का
अधिकाधिक अवसर प्रदान करना ही इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, एक अध्यापक, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शन देखा जाए। ठीक, चलिए। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसका निष्पत्त्यात्मक प्रगति एवं दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है, तो कौन सी प्रक्रिया है जो विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? चलिए ऑप्शन को अब देखते हैं। दिख रहा है? कमेंट करके आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा परामर्श हो सकता है वो ये है कि वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों के आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण प्रायः किसके लिए सबसे उपयुक्त किए जाते हैं? तो ये जो परीक्षण की जाती है ये शिक्षण के पश्चात परखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? 86 में जो शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए वो कौन सा है? 86 का ऑप्शन नंबर जो सही है वो बी राइट आंसर होगा। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए यही उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा के द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, अगला है गृह परीक्षा के द्वारा, फिर निम्नलिखित एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा। तो मूल्यांकन जो होना चाहिए बच्चों का, ये मूल्यांकन होना चाहिए जो आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा इसका मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम कथन कौन सा सही है जो एक अच्छा अध्यापक के लिए होगा? तो चलिए देखते हैं कौन सा सबसे अच्छा कथन है जो एक अध्यापक के लिए लिखा गया है। तो एक अच्छा अध्यापक को होना चाहिए कि विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यही एक अच्छा अध्यापक का सबसे अच्छा या सबसे जो है उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में है, बालकों में शोध प्रवृत्ति विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? चलिए, एक अध्यापक के रूप में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपको बालकों में शोध प्रवृत्ति अगर विकसित करनी है तो आपको क्या करना सबसे उचित माना जाएगा? चलिए देखते हैं 89 का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को पढ़ते हैं तो देखते हैं बी ऑप्शन में इसमें लिखा गया है कि उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए ताकि वे आसपास की दैनिक जीवन की वस्तुओं की समानता व तुलना करने की आदत उनमें विकसित हो सके। यही जो सबसे सटीक आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बी ऑप्शन सही होने के साथ इसके बढ़ते हैं अगले प्रश्न 90 की तरफ। इसमें है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आप लोग पढ़े होंगे कि शिक्षा का उद्देश्य जो होना चाहिए वो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को सक्षम तथा योग्य बनाने के योग्य होना चाहिए। ठीक, इसका यही उद्देश्य भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर देखते हैं, सभी को पढ़ते हैं तो डी को देख रहे हैं, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला पोर्शन है बाल मनोविज्ञान। इसके प्रश्न का पहला प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित किस पे होती है? ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उनकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। तो सबसे अच्छा तो ऑप्शन यही पहला वाला ही लग रहा है, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला है, कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगला है, नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। ऐसा भी कुछ नहीं है। अगला है, सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किए गए
किए जाएं जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो ऐसा इसमें भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं, वही जो है बालक की नैतिक तर्कणा का पर जो है आधारित होती है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में है कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। अधिगम को प्रदर्शित करने का तात्पर्य यह है कि कौन सा उदाहरण जो नीचे लिखे गए हैं ये निर्देशित करते हैं या संभावित करते हैं कि बच्चा सीख रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन अगर पढ़े होंगे तो इसमें चढ़ना, भागना एवं फेंकना ये तीनों में से 5 वर्ष की अवस्था में होता है। तो ये सीखने के यानी कि अधिगम की तरफ जो है इंगित करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ लेते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। थोड़ा छोटा कर दें जिससे कि ऑप्शन आपको पढ़ने में आसानी हो। चलिए, उम्मीद है कि ऑप्शन आपको सभी दिख रहा होगा। तो यहाँ का ऑप्शन नंबर 93 का जो सही होगा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। ठीक, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में है कौन सी व्यूह रचना जिसको अभिलक्षण लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है। सीधा स्पष्ट है, लैंगिक विषमता को कौन सा ऑप्शन जो है जो दर्शाता है उसके विपरीत है, ये बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, कष्ट हो रहा होगा, लेकिन आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए जिससे कि ऑप्शन सब बराबर सही से दिखने लगे। ठीक, लंबा था ऑप्शन भी आप लोग को दिखाना था इसलिए छोटा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका भी सी राइट आंसर होगा, जो कि लड़कों की समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में है कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। चित्र है, प्रतीक एवं चिन्ह है, मांसपेशीय क्रियाएं हैं या फिर भाषा है। तो चलिए आप लोग बताइए कि सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है जो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर भाषा की बात करते हैं तो यही सबसे कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। चलिए, दिख रहा होगा ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो अभिप्रेरणा का जो परिणाम नहीं होता है वो सी ऑप्शन है। इसमें जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है, ये इसका जो है कोई परिणाम नहीं है अभिप्रेरणा में। ठीक, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है अंतर्वैयक्तिक वृद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार कौन सा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना ही अंतर्व्यक्तिक वृद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ 98 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। तो चलिए देखें किस प्रकार से ये समझ सकता है। जैसे कि आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर या फिर गृह कार्य के आधार पर। 98 का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके आप लोग आंसर को देते रहें। आप लोग के आंसर आ नहीं रहे हैं तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जो कि भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर इसको समझ सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं होती है। तो नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिल पाती है जिनको, वही जो है वंचित वर्ग के विद्यार्थी नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में सृजनता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को
किस प्रकार से रखना चाहिए, जैसे कि कार्य केंद्रित रखना चाहिए, लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए, या फिर कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य दोनों रखना चाहिए। अगला है पुरस्कार प्रेरित रखना चाहिए। तो यहाँ पे लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में ये पोर्शन जो है ये सामान्य ज्ञान और जो है करंट अफेयर का प्रश्न यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। 30 प्रश्न हैं और इस 30 प्रश्नों को बहुत तेज़ी के साथ हम लोग कवर करेंगे। तो पहला ही प्रश्न जो है इसको देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोर्स की शुरुआत किसने की है। चलिए देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पोषण ज्ञान डिजिटल कोर्स की जो है शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। तो ये शुरुआत जो किया गया है ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर होगा। बात करते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग जो होती है इसके अध्यक्ष जो होते हैं अपने भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लेक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। मणिपुर में, असम में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर उत्तराखंड में। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नाम है पोंग डैम लेक, ठीक। ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो है स्थित है हिमाचल प्रदेश में। इसी के साथ अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है। शुक्र है, अरुण है, शनि है, वरुण है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। शनि ग्रह पे जो है एक्स किरणों की खोज को एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, शनि। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। एक मिनट, ये वरुण पे है, ठीक, ये शनि नहीं होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे, ठीक। इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। 104 का ये असम के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण किए हैं। ऑप्शन नंबर पहला है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, असम। यहाँ पे पूछा गया, हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 105 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये जो है छत्तीसगढ़ में सुकमा जो है जिला स्थित है, ठीक, ध्यान रखिएगा। क्या हो रहा है, एक मिनट। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नियो 01 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है, यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। चीन है, जापान है, अमेरिका है, रूस। तो ये जो किया गया है ये चाइना के द्वारा, चीन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में FACT फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई। नाइजर, माली, चाड या फिर सूडान। तो ये चाड के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है। इंदौर है, वाराणसी है, भुवनेश्वर है या चेन्नई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो भुवनेश्वर सही हो जाएगा। इसमें ये का आयोजन किया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत पहला डिजिटल बजट कब लाया था। 2020 में, 19 में, 21 में, 18 में। तो ये जो लाया गया था ये 2021 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे पहला डिजिटल बजट था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है।
तो ये 2030 तक जो है राष्ट्रीय रेल योजना को तैयार करना है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा है, इस सूचकांक में अंतिम स्थान जो है बिहार को प्राप्त हो गया है। तो चलिए, पहला केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं? चलिए, ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा ये बताना है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात की गई है नीति आयोग के द्वारा इंडिया सूचकांक 2020-21 की। तो इसमें सबसे ऊपर जो पहला स्थान है वो केरल का है और सबसे अंतिम स्थान जो है वो बिहार का है। ठीक, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और वो भी लक्ष्य किसका है? विकास लक्ष्य सूचकांक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? और ये जो है उस प्रदेश का छठा जो है रिजर्व है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये असम में है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठा है कि सतवां है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्लियर थोड़ा बताइए, हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है, छठवां है कि सतवां है। इसमें कुल असम में कुल 7 जो है टाइगर रिजर्व, मतलब टाइगर रिजर्व नहीं, रिजर्व जो है वहाँ से उपस्थित है, मौके पर हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका ऑप्शन जो है रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व जो है ये असम में है। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है, तो वो किस प्रकार का, उसका नाम क्या है? डेल्टा है, कप्पा है, अल्फा है, या फिर ए और बी, जिसमें डेल्टा और कप्पा दोनों हो जाएंगे। 113 ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। इसमें डेल्टा और कप्पा दोनों शामिल हैं, जो कि WHO के द्वारा कोरोना वेरिएंट का नया नामकरण जो है किया गया है। ठीक, जो कि भारत में इसको पहचाना गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय ले लिया है? रसिया है, अमेरिका है, इजराइल है या टर्की है? और एक अपडेट, एक जो है करंट अफेयर का प्रश्न ही है, इसमें ध्यान रखिएगा। तुर्की ने जो है अपना नाम बदल करके जो है इसका नाम जो है तुर्की कर लिया है, ध्यान रखिएगा। क्या कर लिया है? तुर्की कर लिया है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो कि रूस के द्वारा ओपन स्काई संधि से अपने आप को हटा लिया है। ऑप्शन नंबर पहला रूस सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पे 76वें अध्यक्ष के रूप में जो कि UN महासभा के रूप में चुने गए हैं वे हैं अब्दुल्ला शाहिद जी। ऑप्शन नंबर सी अब्दुल्ला शाहिद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, NDB है? तो ये जो किया गया है वर्ल्ड बैंक के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में बर्ड फ्लू का N1O-N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो ये मामला जो है चीन का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न है, 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया है? ब्रिटेन है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है? तो ये पहला ही ऑप्शन सही होगा, ये ब्रिटेन में ब्रिटेन ने ही इसकी अध्यक्षता की है। ठीक, जो कि 47वां रहा G7 शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? बांग्लादेश है, UAE है, जिसको संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जाना जाता है, फिर सऊदी अरब है, अगला है इजराइल है। 119 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब ने ही हमारे अपने देश में जो है रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील कार्यक्रम की शुरुआत की है? अच्छा प्रश्न है। तो कंप्यूटर को सिखाने के लिए जो
शुरुआत किया गया है वो है लैब ऑन व्हील्स। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो भी दिल्ली में इसकी शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जिसको नाडा के नाम से जाना जाता है उसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम हैं, संजीव कुमार हैं, एस रमण हैं या फिर सुभाष कुमार हैं? तो इसके जो नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाले हैं वो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम जी हैं। ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर होगा, जो कि नाडा के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी की किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की है, MS धोनी की है, सुरेश रैना की है या फिर रोहित शर्मा की है? तो ये जो है ये पुस्तक का नाम जो है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी, तो ये सुरेश रैना की आत्मकथा है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये राफेल नडाल के द्वारा जीत लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अप्रैल 2021 में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है? ध्यान रखिएगा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन की शुरुआत किया गया है और वो भी हिंद महासागर में नौसेना के द्वारा। तो वो किस देश के साथ शुरू किया गया है? भारत तो है ही अपना, तो चीन है, जापान है, भारत है, अमेरिका है। चलिए देखते हैं 124, तो ये अमेरिका के साथ इसको शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार है, सिक्किम है, तमिलनाडु है या फिर मध्य प्रदेश है? तो यहाँ पे बिहार जो है पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। बिहार ही भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि हरित ऊर्जा कुशल शहर के लिए जाना जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर पहला बिहार राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीत कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है या फिर इंग्लैंड है? 126 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया ही ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, वो भी महिला क्रिकेट टीम ने। ठीक, ध्यान रखिएगा ये भी ऑप्शन नंबर बी इसका ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न किस बैंक को इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का अवार्ड प्रदान किया गया है? ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, यह थीम है इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का जो है अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है DBS को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, DBS। इसी के साथ अगला प्रश्न है SS अवर रास अवार्ड 2021 में इसे स्पोर्ट वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए स्पोर्ट वुमन ऑफ द डिकेड 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो कौन है? PV सिंधु है, मैरी कॉम है, हिमा दास है या फिर विनेश फोगाट है? तो यहाँ पे मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या रहा? 129 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सही है, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। यही विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम रही। ठीक, इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में है हाल ही में किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है? रूस है, इजरायल है, अमेरिका है या जापान है? तो ये जो किया गया है मंजूरी वो अमेरिका को किया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ लेते हैं अगले प्रश्न को। ये रीजनिंग का प्रश्न आपके लिए यहाँ पे आ गया है और इसमें ही 5 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। इसके ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग मिलान कर लीजिएगा 131 का। चलिए देखते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तस्करी, जैसे कि प्याज माफ़ कीजिए कागज़ का संबंध पेंसिल से है, वैसे प्याला का संबंध तस्करी से है। तस्तरी है, तस्करी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पति था तो रविवार कब पड़ेगा? इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा, हम आंसर को बता देते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आने वाला कल ही जो है रविवार होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 33 नंबर का ऑप्शन, 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 33 नंबर
जो है राइट आंसर हो जाएगा, ओ सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में जो है ये ब्लड संबंधी प्रश्न है, इसमें आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन जो है हम बताते हैं, तो सी ऑप्शन इसका भतीजी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसी के साथ 35 नंबर प्रश्नों की तरफ पढ़ते हैं। तो इसमें एक संख्या जो है लुप्त है, यहाँ पे इस संख्या को भरना है। ऑप्शन पहले देखते हैं। चलिए, ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा ये बताना है। तो अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे इन दोनों का गुणा कर दीजिए, उसके बाद इसको घटा दीजिए हैं, उसके बाद फिर इन दोनों का गुणा कर दीजिए, इसको घटा दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, इसको घटा दीजिए। तो घटाने पे जो आएगा वो 7 आएगा। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न जो कि कंप्यूटर से लिया गया है, इसमें पूछा गया कि मेमोरी पद निम्नलिखित में से किसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। लॉजिक है, कंट्रोल है, स्टोरेज है या प्रोग्राम। तो यहाँ पे स्टोरेज जो होता है इसी के लिए मेमोरी पद सबसे उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर होगा, स्टोरेज। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर में कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जा सकती हैं। तो ये प्रिंटर जो होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कौन सा जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। सीपीयू है, कंपैक्ट है, कंपैक्ट डिस्क है या फिर मॉनिटर है। सॉफ्टवेयर की बात किया गया है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यही जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ये, बाकी सभी जो है अलग अलग पार्ट हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट किस रूप में भी संकेतित होती है। तो ये जो है दोनों इंटरनल स्टोरेज तथा प्राइमरी मेमोरी के रूप में संकेतित होती है। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है। आप लोग देखे होंगे, तो यहाँ पे केबी जो है ये है केबी, 1 किलोबाइट का मतलब है केबी है। ठीक, चलिए बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 1024 बाइट जो होती है वो 1 केबी के बराबर होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और यहीं पे अगर बात करते हैं 1024 केबी की, तो ये 1 MB के बराबर हो जाएगा। ठीक, कितने, 1 MB के बराबर। ठीक, 1 MB के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल का प्रबंधन से अभिवृत्तियों से लिया गया है। इसका पहला प्रश्न है, एक विद्यार्थी केंद्रित कक्षा में अध्यापिका जो है क्या करेगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले बड़ा प्रश्न है, दो ऑप्शन को पढ़ते हैं। चलिए दोनों ऑप्शन यहाँ पढ़िए, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन पढ़ लिए, तीसरे पे चलते हैं। तीसरा चौथा यहाँ दिख रहा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो है इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही एक अध्यापक को करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी ने झूठ बोलने की आदत है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पे जो व्यवहार करना चाहिए उसमें उसे विश्वास में लाएंगे एवं परामर्श देंगे। ठीक, परामर्श देने का तात्पर्य है समझाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। ज्ञान का स्थानांतरण करना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना चाहिए या फिर ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना चाहिए। तो एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो भूमिका इसकी होनी चाहिए कि वो ज्ञान का स्थानांतरण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे उस समय पे। चलिए देखते हैं। 144 में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो क्लास में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो होना चाहिए कि सीखने की विश्वसनीय
स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जिसमें बालकों को स्वतः करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जो कि बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जब बच्चे प्रेरित होंगे तो उनका जो है कोई भी प्रयास में उनका मन लगेगा, वो प्रोत्साहित हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें वे क्या करते हैं कि वे पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना जैसी समस्याएं जो हैं या बातों पे जो है गौर कर सकें। ठीक, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक समाज में वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है, तो वो किस प्रकार का जो उसका तरीका होना चाहिए? चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर को, उसके बाद ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कक्षा जो है कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपना कर जो है इसकी आवश्यकता को पूरी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में है कि एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धियां हासिल नहीं कर पा रहा है, तो शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? उसके लिए जो है कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? तो उसके लिए जो शिक्षक का एक गतिविधि अपनानी चाहिए, वो अपनाना चाहिए कि उसकी कम उपलब्धि के कारण को सबसे पहले वो पता लगाए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यही सटीक आंसर इसका है। ठीक, बी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं होता है? चलिए ऑप्शन तो दिख ही रहा है, बताइए आप लोग कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य इसमें नहीं होगा। 150 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? जैसे कि विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करती है। अगला है, विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं। अगला है, विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं। नेक्स्ट डी ऑप्शन में लिखा गया है कि विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। तो इसमें कौन सा कार्य सही नहीं है या मुख्य कार्य कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, ऐसा विद्यालय में नहीं होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न में गलत पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होने के साथ यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। और इस 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न अगर मैथ के छोड़ देते हैं तो कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। राय अपनी जरूर व्यक्त करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।